वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब चैनल। आज डॉक्टर एम के अंसारी फिर से हाजिर है एक और वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये जो लेक्चर है ये त्रिभुज का है, चैप्टर 6 है आपका। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर और सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। दूसरे पार्ट में क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल क्या है वो देखेंगे, और जो लास्ट पार्ट हमारा होगा उसमें हम सिमिलर ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैथमेटिक्स की बहुत ही अच्छी और सबसे यूनिक थ्योरम है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। आपने कक्षा 9 में देखा होगा सर्वांग समता के बारे में। कोई भी आकृति सर्वांग सम या कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम कब होता है? जब उसका आकार, शेप और साइज दोनों ही समान होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होती है, बेसिकली अगर शेप सिर्फ समान होता है और साइज नहीं होता है, तो हम उसको सिमिलर फिगर कहते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि जो माउंटेन्स हैं, जैसे कि हमारा हिमालय हो गया, या सूरज से, या फिर हम लोग बताते हैं कि सूरज से पृथ्वी की दूरी इतनी है, इतनी, ये कैसे निकालते हैं? ये सब के सब जो निकालने की टेक्निक होती है ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। और ये इनडायरेक्ट मेथड में हम कौन से थ्योरम यूज़ करते हैं? हम सिमिलर फिगर की थ्योरम को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसी चैप्टर में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब चलिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि समरूप आकृतियाँ मतलब सिमिलर फिगर होते क्या हैं और आप उसको कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर्किल दिए गए हैं, यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया गया है और आपको स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, समझने की बात समझिए कि अगर कोई भी त्रिज्या समान नहीं है, मतलब आपका सर्किल पे विचार करते हैं, अगर इनकी रेडियस समान नहीं है, यहाँ पे देखिए रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, यहाँ पे रेडियस r1 और दोनों सेम है। अगर रेडियस सेम है तो ये सेम साइज और सेम शेप के हो जाएंगे, शेप प्लस साइज के हो जाएंगे, तो ये आपके समरूप आकृति कहलाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपके शेप तो सेम है मगर साइज सेम नहीं ना, तो ये सिमिलर फिगर है। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि आपका जो समरूप आकृति है वो आपकी सिमिलर फिगर में जा सकती है, क्योंकि समरूप के लिए जो एक कंडीशन होती है वो फिलफिल हो जाती है सिमिलर के लिए। तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये समझिए। अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया, ये त्रिभुज देखने से आपको क्या लगता है? क्या ये समरूप है तो कैसे है, क्या है, क्या कंडीशन है? तो समरूप चतुर्भुज निकालने के लिए या किसी आकृति की समरूपता को चेक करने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन हमको सेट करना है। वो कंडीशन क्या होगी वो हम देखते हैं। किसी भी, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। बहुभुज यहाँ पे कहा गया जिसकी भुजाएं बहुत ज़्यादा हो, पॉलीगॉन जिसको बोलते हैं आप, मगर उसमें क्या भुजाएं समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रायंगल का कंपैरिजन स्क्वायर से कर रहे हैं, तो दोनों की जो भुजाएं होनी चाहिए वो गिनती में सेम होने चाहिए। तो अब उनकी सिमिलरिटी को चेक करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? उनके जो संगत एंगल होना चाहिए, जैसे कि आप पिछली बार देख के आए हैं, उसमें ये ए, बी और सी और डी हो गया, ये पी, क्यू, आर और एस हो गया। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत एंगल, ये वाले जो एंगल है हमारे, यह वाले, मतलब ए पी, बी क्यू, सी आर, डी और एस, ये इक्वल होने चाहिए। और तो और ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारी जो आकृति है वो सिमिलर फिगर कहलाएगी। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया गया है और यहाँ पे एक बहुभुज, हम यहाँ पे चतुर्भुज बोल देते हैं, चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी डी हैं। जब इसको काटते हैं और एक बल्ब लगाते हैं तो लाइट यहाँ से होते हुए इसकी परछाइयाँ यहाँ पे बनाती हैं, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। अगर आप नापेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को आप अगर फिजिकली करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल हैं ये बराबर हैं और ये जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर है। तो ये दोनों आकृति, ये दोनों चतुर्भुज आपके सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन को फिलफिल करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि हमने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। ओके,
हम यहाँ पे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल को लिख रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए, और हम अभी चेक करेंगे कि वो ऐसा है कि नहीं है। अब देखिए एंगल ए और पी दोनों सेम है, 105 105, इसी तरह सारे एंगल भी सेम है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि जो भुजाओं का अनुपात है यहाँ पे BC अपॉन आर क्यूब सो ऑन। देखिए अगर हम 1.5 को इससे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को इससे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2.5 को इससे डिवाइड करें 1/2 आएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा था कि वैल्यूज हमको 2 के फॉर्म में मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये भी समान है, इसका मतलब ये फिगर आपका सिमिलर फिगर है, जो कि इस केस में ट्रू नहीं है। यहाँ पे एंगल तो समान है बट भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। यहाँ पे आपको इसको देखने के लिए क्या लगता है इन दोनों फिगर को देखने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि कम से कम शेप तो सेम होना चाहिए। ये आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर है और ये आपका बहुभुज है, ठीक है, तो ये समान नहीं हो सकते, समरूप नहीं है बेसिकली। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन और सिमिलर फिगर यहाँ पे ख़त्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं। जो सिमिलर फिगर की त्रिभुज की समरूपता है उसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या थ्योरम दी गई है, किसने थ्योरम दी गई, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम बात करेंगे। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज भी आपका बहुभुज का ही एक पार्ट है। बहुभुज में 4 भुजाएं होती हैं, मतलब बहुभुज में बहुत सी भुजाएं होती हैं। अगर हम चतुर्भुज की बात करें, अभी आपने चतुर्भुज का एग्जाम्पल देखा था जिसमें एक एंगल ए एंगल दूसरे एंगल के बराबर था, तो चतुर्भुज से एक भुजा निकाल दे तो वो त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो अगर चतुर्भुज के लिए कोई नियम है तो सेम नियम त्रिभुज के लिए भी होगा, ट्राइएंगल के लिए भी होगा। तो अगर आपको त्रिभुज की समरूपता को चेक करना है तो उसके लिए भी वही कंडीशन होगी, उनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। इस थ्योरम, इस पॉइंट्स को थेल साहब ने प्रस्तुत किया था और ये क्या कहलाया बाद में, ये कहलाया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाया। ओके, अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या, ये डिटेल में हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने एक त्रिभुज बनाया है y, a और x, और ये त्रिभुज ऐसा है कि जिसमें AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू RB हो, तो यहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे जो ये आपका त्रिभुज के कोई लाइन खींचते हैं तो या 2 चीज़ होती है, तो या तो उसको उसकी जो भुजाएं हैं उसको एक अनुपात में डिवाइड करता है, या ये दोनों, ये जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है। यहाँ पे ये इस थ्योरम से सिद्ध किया गया है। तो यही 2 थ्योरम है जो हमारे इस चैप्टर में है। क्या है कि अगर आप त्रिभुज में किसी एक भुजा के पैरेलल में कोई लाइन खींचते हैं, यहाँ पे भुजा के पैरेलल में हमने एक लाइन खींची है, तो ये लाइन भुजाओं, ये त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, जैसे कि ये AD अपॉन DB है और ये AE अपॉन EC है, इसको एक निश्चित अनुपात में बांटता है। हमें क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम AB पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे E से जो कि N पे आएगा, और AC पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे D से जो कि M से आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लिया है, अब उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो पहले हम किसका एरिया निकालते हैं, ADE का, जिसका परपेंडिकुलर है EN। तो इसका क्या हो गया, बेस हमारा AD है तो आधार इंटू परपेंडिकुलर EN हो गया। अब आपने कक्षा 9 में देखा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको आर्क ADE से लिखा जाता है, तो फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया आर्क ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN। अब हम दूसरा जो त्रिभुज है BDE, उसका एरिया निकालते हैं जिसका बेस BD है और परपेंडिकुलर हमारा EN है, तो DB इंटू EN हो गया। इसी तरह हम ADE में देखिए हम फिर से निकालते हैं, ADE का निकालेंगे जिसमें अगर हम परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर आपका DM माने और ये हमारा आधार AE हो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ AE इंटू DM। इसी तरह DEC का हो जाएगा हाफ EC इंटू DM। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, AD अपॉन DB, और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो AE अपॉन EC आता है। तो 2 कंडीशन हमको यहाँ पे मिल गई। अब आपने कक्षा 9 में देखा होगा कि अगर इस तरह का कोई त्रिभुज हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप फिर से प्रमेय जाके 9th में देखेंगे तो वो ये पूरी प्रमेय है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार पर हैं, जिनका आधार एक ही है तथा समांतर रेखाएं BC और DC के बीच बने हों तो दो त्रिभुज बराबर होते हैं। ये आपके कक्षा 9 की थ्योरम है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। ये बाय थ्योरम आप लिख सकते हैं कि थ्योरम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, BDE इज इक्वल टू DEC। अब BDE और DEC अगर बराबर हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको प्रूफ करना था। ये थ्योरम है, बेसिकली आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम के केस में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस आपको थ्योरम को याद करना पड़ता है। और थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है बस वो याद रखिए, प्रूफ को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इस थ्योरम में बेसिकली आपका क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल में अगर आपने एक लाइन खींची है जो कि पैरेलल है किसी की बेस से, यहाँ पे हम और भी एक लाइन खींच लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे BC के पैरेलल में एक लाइन खींच दी, फिर उसके बाद ये ABC और हम फिर यहाँ पे AC के पैरेलल में लाइन खींच देते हैं, एक ये लाइन ऐसे खींच देते हैं। ओके, तो इस केस में आप ये समझिए कि अगर हम पैरेलल लाइंस को खींच रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन क्या करेगी, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है यहाँ पे, इसका रेशियो जो होगा वो सेम होगा। ये थ्योरम वही कहती है। इसका उल्टा थ्योरम भी है। उल्टा थ्योरम क्या है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये रेशियो है मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC है, इसका मतलब ये जो DE है ये पैरेलल हो गए BC के। ये दूसरी थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है। ओके, पहले थ्योरम में आपने क्या प्रूफ किया था कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है DE, तो ये DE अगर BC के पैरेलल है तो ये जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर हमको अनुपात दिया हो तो ये जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है कि वो लाइन उसके अनुपात में है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC ये पहले से दिया गया है, तथा DE भुजा BC के समांतर ना हो। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे E' लेना है जो कि, चलिए थोड़ा सा और आपको हम डिटेल में बता दें कि हमको ये जो थ्योरम प्रूफ करनी है ये हम रिवर्स थ्योरम के तौर पे प्रूफ करेंगे। जैसे कि हमने आपको अगर याद हो आप प्रमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए बताया था, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो DE है वो पैरेलल नहीं है। अगर DE पैरेलल नहीं है तो क्या पैरेलल है, DE' पैरेलल है। मगर ये कंडीशन ऐसी है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC है, ये एक कंडीशन है। बट इस कंडीशन में ये है कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो हम एक पॉइंट मानते हैं कि DE' BC के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE' अपॉन EC' होगा। ओके, हम आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे DB इज इक्वल टू AE' अपॉन A अपॉन E' होगा। अब जैसे आपने देखा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE' अपॉन E'। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें प्रूफ क्या करना है कि E' पे है, ये हमें प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारा पूरा जो समीकरण है ये बन जाएगा त्रिभुज के अनुसार। इसमें क्या हो जाएगा, ये AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AE प्लस E' अपॉन E'। अब यहाँ पे देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या है आपका, AC है अपॉन EC इज इक्वल टू, अब AE' अपॉन E क्या है, AE' अपॉन E' क्या है आपका, ये भी AC है अपॉन E'। तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो EC है ये E' के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब E' पे होगा। तो अगर E' पे आ गया तो DE' इज इक्वल टू DE हो जाएगा। अगर ये हो गया तो जो हमने माना था कि वो उसके पैरेलल नहीं है और हम ये मान के चले थे कि DE' पैरेलल है, तो ये प्रूफ होता है कि अगर कोई भी दो भुजाएं
एक ही अनुपात में विभाजित हैं तो वो जो भुजा होगी जो विभाजित कर रही है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको करने की कोशिश करिए, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं उसको भी करिए। तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हमसे जुड़े रहिए और हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई पॉइंट्स कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। थैंक यू।